नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय जो है अध्याय 3 अपवाह। ठीक है, अध्याय 3 अपवाह। इसमें हम विशेष रूप से भारत की नदी तंत्रों का अध्ययन करेंगे। नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आज के पहले भाग में सबसे पहले हम समझेंगे कि अपवाह क्या है, किसको कहते हैं, अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणी किसको कहा जाता है, इसके बारे में, और अपवाह प्रतिरूप क्या है, इसको समझेंगे इस पूरे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अपवाह किसको कहेंगे, है ना, क्योंकि अध्याय ही है हमारा अपवाह। तो भू सतह की ढाल के सहारे जब क्षुद्र सरिता या नदी का जल प्रवाहित होता है उसे ही अपवाह कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक नदी के बहाव अथवा प्रवाह की प्रक्रिया ही अपवाह कहलाता है। तो अपवाह द्रोणी किसको कहेंगे, अपवाह द्रोणी किसको कहेंगे, इससे पहले समझें कि नदी तंत्र या नदी द्रोणी किसको कहा जाता है। ठीक है, देखें कि यहाँ पर नोट है, जब एक मुख्य नदी जिसमें अनेक सहायक नदियां आके मिलती हैं नदी तंत्र कहलाता है। यानी जब कोई एक मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है और उसमें कई बहुत सारी नदियां आके मिल जाती हैं तो उसको नदी तंत्र कहा जाता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों, एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, यानी अपवाहित क्षेत्र का मतलब प्रवाहित क्षेत्र, अपवाह द्रोणी कहलाता है। जब एक मुख्य नदी अपनी सभी सहायक नदियों के साथ जल को बहा करके ले जाती है तो उसको हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है, यानी विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा सहायक नदियां आके मिलती हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील में प्रवाहित होती है मुख्य रूप से। और भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, यानी गंगा नदी की द्रोणी भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। तो ये याद रखेंगे। आगे समझेंगे कि भारत में अपवाह तंत्र, भारत में अपवाह तंत्र यानी भारत में कौन कौन से नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और देखें कि भारतीय नदियों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। भारत की जो नदी तंत्र है, नदी प्रणालियां हैं, इसको मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हिमालयी नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां यानी हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां यानी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। देखें कि यहां से पूछ लिया जाता है कि हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखें कि जो हिमालयी नदियां हैं ये नवीन हैं, नई हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीन हैं। कारण इसके पहले वाले चैप्टर में
हम स्पष्ट कर चुके हैं। भारत के भौतिक स्वरूप का जब हमने अध्ययन किया था तो उसमें बताया था कि प्रायद्वीपीय पठारी भूखंड प्राचीनतम है, जबकि हिमालय का जो निर्माण हुआ वो बाद में हुआ। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय से निकलने वाली नदियां नवीन हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां क्या हैं, प्राचीन हैं। दूसरा, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो ग्लेशियर से यानी हिमानी से उनका उद्गम हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा के जल या भूमिगत जल पर निर्भर करती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो वर्षा जल पे या फिर भूमिगत जल पे निर्भर हैं, और दूसरी तरफ देखें कि हिमालय क्षेत्र की नदियां ग्लेशियर से हिमानी से निकलती हैं। इसमें फिर देखेंगे कि जो हिमालय की नदियां हैं बारहमासी हैं। बारहमासी अर्थात वर्षा भर इनमें जल भरा होता है। कारण एक तो हिमानी से निकलती हैं और दूसरा वर्षा का जल भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे वर्ष भर ये नदियां जलमग्न रहती हैं, इसमें जल भरा होता है। जबकि इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इसमें देखेंगे कि चूंकि ये ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, वर्षा के जल पर आश्रित होती हैं, इसलिए सिर्फ बरसात के दिनों में ही इसमें पानी प्रायः सभी नदियों में होता है, जबकि शुष्क मौसम में ज्यादातर नदियां सूख जाती हैं, उसमें पानी कम हो जाता है। कुछ एक नदियां हैं जो दक्षिण भारत में बारहमासी होती है, जैसे कि कावेरी नदी है ना। और फिर देखें कि जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं उससे एक विस्तृत उपजाऊ मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिससे कि भारत एक कृषि प्रधान देश बना है। इसी के अपोजिट प्रायद्वीपीय नदियों को देखें, इसके महत्व को देखें तो प्रायद्वीपीय नदियां चूंकि पथरीले रास्तों से पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं, इसलिए इसका प्रवाह, इसका वेग बहुत तेज होता है, जिसके कारण इसके जल को रोककर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये इसका महत्व इस रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर हम कर सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय क्षेत्र की नदियां। आइए आगे समझते हैं फिर प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियां अंतर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप किसको कहेंगे, ध्यान से समझेंगे कि एक नदी द्रोणी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो एक ज्यामितीय आकार का निर्माण करती है, एक ज्यामितीय संरचना बनती है। अंतरिक्ष से सैटेलाइट से चित्र लेने पर उसका एक प्रतिरूप दिखाई देता है। उसी प्रतिरूप को हम कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। यानी नदियां, एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ किसी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित हो रही है, तो उसकी आकृति अंतरिक्ष से देखने पर कैसी प्रतीत होती है, कैसा चित्र दिखाई देता है, उसे ही अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो कई प्रकार के प्रतिरूप बनते हैं। स्थली भाग, आप जानते हैं जो स्थली भाग है एक समान नहीं है, इस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। देखें, प्रमुख रूप से 4 जो प्रतिरूप है इसका हमको अध्ययन करना है, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है। इसके अलावा भी अन्य प्रतिरूप हैं। ठीक है, चलिए देखें सबसे पहले कौन कौन से प्रतिरूप है, एक बार इसको देख लेते हैं। धूमाकृतिक या वृक्षाकार प्रतिरूप, दूसरा है जालीनुमा प्रतिरूप, तीसरा आयताकार प्रतिरूप, और चौथा है औरीय प्रतिरूप, है ना, औरीय प्रतिरूप। देखें कि धूमाकृतिक
या वृक्षाकार प्रतिरूप कैसे बनता है, इसको समझेंगे। जब एक मुख्य नदी की धारा में, ध्यान देंगे, जब एक मुख्य नदी की धारा में बहुत सारी सहायक नदियां आके मिलती हैं तो उसकी आकृति एक वृक्षनुमा, झाड़ीनुमा बन जाती है। देखने पे ऐसा लगता है जैसे वृक्ष की शाखाएं आके मिल गई हों। तो इस प्रकार से संरचना बनती है, इसलिए इसको कहा भी जाता है वृक्षाकार प्रतिरूप। यानी एक, मान लीजिए ये मुख्य नदी है, इसको मान लेते हैं कि क्या है, एक मुख्य नदी है, और इसमें बहुत सारी सहायक नदियां, फिर उसकी सहायक नदियां इस तरह से आके मिलती हैं और एक वृक्षनुमा आकृति बनाती हैं। इसलिए इस आकृति को कहा जाता है धूमाकृतिक या वृक्षाकार प्रतिरूप। उदाहरण की बात करें तो अपेक्षाकृत जो बड़ी नदियां हैं, जो बड़ी नदियां होती हैं, बड़ी नदी द्रोणी होती है, उसका प्रतिरूप कुछ इस प्रकार का होता है। और भारत में जो गंगा नदी द्रोणी है, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी है, या आपका कृष्णा है, ये बड़ी नदियां हैं, इसका प्रतिरूप वृक्षाकार प्रतिरूप है। आगे समझेंगे जाली नुमा प्रतिरूप। जाली नुमा प्रतिरूप तब बनता है जब दो नदियां समानांतर दिशा में प्रवाहित होती हैं और उसमें सहायक नदियां समकोण पे आती मिलती हैं। देखेंगे इस चित्र में कि दो नदियां हैं जो समानांतर प्रवाहित हो रही हैं, ये दो मुख्य नदियां हैं, और इसमें जो भी सहायक नदी है वो समकोण पे आके मिल रही है। इस तरीके से तो जो नदियां समकोण पे आके मिलती हैं तो उसकी आकृति एक जाली नुमा बन जाती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है जाली नुमा प्रतिरूप। आया समझ में? चलिए फिर आगे देखते हैं आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में क्या होता है, हमने पहले बताया कि एक ज्यामितीय आकृति बनती है ना। तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि जब एक मुख्य नदी की धारा में कोई सहायक नदी समकोण के रूप में आके मिलती है, यानी एक सहायक नदी समकोण के रूप में मुख्य नदी में मिलती है और उसकी आकृति आयत के रूप में विदित होती है, आयताकार दिखाई देती है, तो उसको कहा जाता है आयताकार प्रतिरूप। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक मुख्य नदी है, कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है बिल्कुल समकोण पर मुड़ते हुए, और फिर इसमें एक सहायक नदी ऐसे आके इधर से मिल गई है। कुछ आयताकार प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। फिर इसमें देख सकते हैं एक नदी का, और इसमें कि किस तरीके से सहायक नदी ऐसे आके इसमें मिल गई है और ये मुख्य नदी की धारा है ना। इस तरह से इस तरह की आकृति जब बनती है तो उसको कहते हैं आयताकार प्रतिरूप। आगे चलते हैं, फिर देखिए चौथा है अरीय प्रतिरूप। यहाँ पे अपवाह लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, प्रतिरूप कर लेते हैं। हाँ, अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप इस संरचना या इस प्रतिरूप का निर्माण वहां होता है जब एक पर्वत शिखर से निकलने वाली नदियां चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। यानी एक पर्वत शिखर है और उस शिखर से निकलने वाली नदियां चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, तो उस प्रतिरूप को कहा जाता है अरीय प्रतिरूप। जैसे ये स्थली भाग है और इस स्थली भाग पे देखें कि ये पर्वत शिखर उठा हुआ है, ये मध्य शिखर है, इससे निकलने वाली नदियां विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं, ये चारों दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं और उसमें फिर सहायक नदियां आके मिलती जा रही हैं। तो इस तरह से बनने वाला प्रतिरूप कहलाता है हमारा, और इसको कहते हैं अरीय प्रतिरूप। और इसका उदाहरण अमरकंटक पर्वत श्रेणी। अमरकंटक पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश में है,
इससे नदियां जो भी निकलती हैं चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। जैसे पूर्व की ओर महानदी, उत्तर की ओर सोन नदी और पश्चिम की ओर देखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदी, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी हम पिछले अध्याय में बताए थे कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, है ना। तो ये है इसके बारे में अपवाह प्रतिरोध। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे से हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं, और हिमालयी नदियां इसमें जो हिमालय की नदियां हैं इसमें प्रमुख सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन 3 नदी तंत्रों का हमको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। और प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां हैं जिनका हम बारी बारी से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आगे वाले वीडियो में होंगे, और ये परीक्षा की दृष्टि से और जानकारी से भरपूर आपका पूरा चैप्टर है। तो अच्छे से समझिए और तैयारी को जारी रखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें परीक्षा पास करनी है, बल्कि इसलिए कि हाँ हमको आगे भी कुछ करना है, तो कंपटीशन के लिए भी आप यहाँ से तैयार होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।